आदाब। हमें शैला शबीर कहते हैं और आज का सेशन T2F के प्लेटफॉर्म से दास्तान गोई पर है। कहा जाता है कि दास्तान गोई के फ़न का आगाज़ 13वीं सदी में हुआ। 16वीं सदी में फ़न दास्तान गोई ईरान में अपने मखसूस तर्ज के साथ उरूज पर था। फ़न दास्तान गोई ईरान से बर्र-ए-सग़ीर की तरफ आया। दास्तान गोई का फ़न क्योंकि रियासतों के शहरी इलाक़ों में परवान चढ़ा, इसलिए ये फ़ोक या लोक के ज़िम्रे में नहीं आता। चुनांचे ये फ़न शहरी इलाक़ों में शुरफ़ा की सरपरस्ती से परवरिश होता रहा और फिर जैसे जैसे ये सरपरस्ती ख़त्म होती गई, फ़न दास्तान गोई भी ख़त्म होता चला गया और दिल्ली के मशहूर दास्तान गो मीर बाकर की खलील खान फाख्ता और दास्तान कानाबानी के साथ ही 1922 में मुकम्मल ख़त्म हो गया और अशराफिया के सरपरस्ती की अदम मौजूदगी के बाद मीर बाकर की ज़िंदगी के आखिरी चंद साल इंतहाई कसमपुरसी में पान छालियाँ बेचने पर गुजरे। यानी वो वक्त गुजर गया जब खलील खान फाख्ता उड़ाया करते थे। करीबन 8 दहाई के वक्फे के बाद 2005 से इंडिया में महमूद फ़ारूक़ी ने मारूफ दानिश्वर, नक्काद और राइटर शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी के मशवरे पर इसे दोबारा मुतारिफ़ कराना शुरू कर दिया। शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी कहते हैं, उर्दू दास्तान गोई की रिवायत को जो नई ज़िंदगी मिली है वो महमूद फ़ारूक़ी का कारनामा है। दास्तान गोई की ताकत इस बात में है कि दास्तान गो और सामे में बराह रास्त ताल्लुक़ होता है। लिखी हुई चीज़ और बोली हुई चीज़ में फ़र्क है। अल्बानिया के मारूफ नावल निगार इस्माइल कादरी के बकौल लिखे हुए लफ्ज़ बोले हुए लफ्ज़ों की लाशें हैं, यानी कि लिखे हुए लफ्ज़ को ज़िंदा करने वाले दास्तान गो हैं। आज दास्तान गोई की तरबियत के लिए इदारे मौजूद हैं। नए दास्तान गो सामने आ रहे हैं। यही नहीं बल्कि दास्तान गोई की नई शक्लें सामने आना शुरू हो गई हैं और इस फ़न ने क़िस्साबाज़ी के नाम से दूसरी ज़बानों की तरफ भी रुख किया है। इन्हीं नए दास्तान गो नौजवानों में कदीर अहमद और रियाज़ बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों नौ आमोज़ दास्तान गो हैं। 2016 में जब नापा ने इस सिलसिले में अपने तरबियती प्रोग्राम्स का आगाज़ किया तो दोनों नौजवानों ने नापा ज्वाइन किया। 2-3 माह के बाद इन दोनों ने अपनी अपनी कम्युनिटीज़ और सर्कल्स में परफॉर्म करना शुरू किया। नापा की जानिब से इन्हें स्कॉलरशिप ऑफ़र हुई और उनकी तरबियत का सिलसिला 1 साल तक चलता रहा। दोनों नौजवान दास्तान गो अब तक नापा दास्तान गोई फेस्टिवल, कराची लाफ्टर फेस्टिवल, वाव फेस्टिवल, इंटरनेशनल फेस्टिवल, IBA सिटी कैंपस और कराची लिटरेचर फेस्टिवल में भी परफॉर्म कर चुके हैं। जी जनाब, आज क्या सुना रहे हैं आप दोनों? जी तो आदाब, अस्सलाम वालेकुम। और आज हम एक तहरीर है रहिए फिर कैसी जगह चल कि अगर हम कराची शहर पर नज़र दौड़ाएं तो वहाँ कुछ शहर ऐसे हैं जहाँ पे कुछ अलग मामलात चल रहे होते हैं, कुछ ऐसे हैं जिसमें कुछ अनोखा ही रंग होता है। सबको मिलाकर एक कहानी की सूरत में हमारे सामने रखा है जनाब शकील जाफरी साहब ने। हम कोशिश करेंगे जो जिन एहसासात के साथ उन्होंने इस तहरीर को कलमबंद किया है, हम उसी अंदाज से उसको अपने सुनने वाले और ख़ुद को देखने वालों के सामने रखें। तो जैसे कि कहानियों के बारे में काफ़ी कुछ बता चुकी हैं, तो जैसे कि हम अपनी दास्तान जब शुरू कर रहे होते हैं, तिलिस्म होशरुबा या कहीं और दास्तानें, तो हम उससे पहले जो हमारी बिस्मिल्लाह जिसे हम कहते हैं साक़ी नामा, हम वो पेश करेंगे। उसमें हम आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, बस छोटा सा है। उसके बाद हम आपको वो कहानी सुनाएंगे जिसके लिए हम आपके पास आए हैं।
वो दारू पिला साकिए मैं परस्त, कि जो एक ही जाम में कर दे मस्त। बहाना न कर बादा खारों से तू, हवाले कर अब सागरे मुश्कबू, फिरे मस्त बढ़ मारते हर तरफ, चले रिंद बनकारते हर तरफ। तेरे फैज से हूँ मैं जादू कलाम, फुसूं साज मशहूर हो मेरा नाम। वो फिक्रे में दूं जाहिदे खुश्क को, चले मैं कदे की तरफ मस्त हो। सिखा मुझको साकी वो अय्यारियां, करूं जाके वाइस से मक्कारियां। न हो हुर्मते दुफ्ते रज का ख्याल, बने रिंद का कौल सहरे हलाल। जरा जा कि फिर मैं कदे को चलो, कि राहे तिलिस्मात दरियाफ्त हो। साकियाना कुमखाना अस्मार जुर अनुशान जामे अफकार। बादा अरगवानी शंजरफ तहरीर से सागर करतास को इस तरह ममलू करते हैं। इतवार की सुबह अखबार से इश्तहारात के सफ़ात को अलहदा किया, चाय का कप हाथ में लिया, इश्तहारात का बगौर मुआयना शुरू किया। मसला था शहर के किसी पुरसुकून इलाके में रिहाइश का। जब बेगम ने कहा, सुनिए जी, इलाका पुरसुकून और पुरअमन होना चाहिए। पहली बात तो जो जहन में आई वो ये थी कि बेगम की मौजूदगी में अमन सुकून मुमकिन ही कहाँ है। फिर ये सोचते हुए कि खुदा ना खास्ता बेगम ने हमारा जहन पढ़ लिया तो सारा दिन हमारा घर बैरोत बना रहेगा और हम हिजबुल्लाह की तरह किसी पोशीदा मिसाइल से एक आधा मिसाइली जुमला फेंकेंगे और दूसरी जानिब से माफ़ कीजिएगा, हम हिजबुल्लाह की तरह किसी पोशीदा महाज से एक आधा मिसाइली जुमला फेंकेंगे, दूसरी जानिब से क्लस्टर बम और गीबतियाई हथियार फेंके जाएंगे, इसमें हमारे अहबाब को लपेटा जाता रहेगा। और तो और निहत्ते अवाम यानी हमारे बच्चे जबान के भरपूर बलबलों से महफूज ना रह सकेंगे। हमने सर को झटका दिया, सोच के बेलगाम घोड़े को शहर की जानिब मोड़ने की कोशिश की। पुरसुकून, पुरआसाइश, पुरअमन, ऐसे अल्फाज जहन ही में रह गए। अजीज दाबाद में अजीज दारियां, मरीर में मारा मारी, लियारी में सहूलतों की कमी, डिफेंस में पानी की अदम दस्तयाबी, लाइन्स एरिया में लाइनों की खराबी, सदर में मुशर्रफ बेकारोबार जिंदगी और न्यू कराची की नौ कराची जैसी हालत ने एक अजीब घूमगों की कैफियत से दो चार कर दिया था। ऐसे हालात में बेहतर यही होता है कि किसी से मशवरा कर लेना चाहिए। फौरन हजाजी साहब का ख्याल आया। हजाजी साहब की उम्र तो ज़्यादा नहीं थी, मगर कराची के एक बड़े सनती सरकारी इदारे में 15 साल काम करने के बाद एक करीबी दोस्त के मशवरे पर गोल्डन शेक हैंड स्कीम से फ़ायदा उठाकर अच्छी खासी नौकरी से हाथ धो बैठे। नाम तो मोहम्मद अकरम था, मगर नौकरी से फारिग होने के एवज जब पैसा मिला तो अहबाब के मशवरे पर अहले खाना के साथ कई हज कर डाले और यूं नाम के साथ हजाजी जोड़ लिया, और जो होते हुए मोहम्मद अकरम हजाजी से सिर्फ हजाजी रह गया था। घर बैठे बैठे जब हालात बिगड़े तो किसी के मशवरे पर गुलशन इकबाल का घर अकरम हाउस बेचकर हमारे मोहल्ले के किसी झोंपड़ी नुमा मकान लेकर उस पर हिजाजी पैलेस की तख्ती लगा ली। अब मिनी बसों, ट्रक, रिक्शा ड्राइवरों की फरमाइश पर उनकी गाड़ियों पर लिखने के लिए शेर कहते हैं और लोगों को अपने लिखे हुए शेर से पहचानते हैं और ख़ुद को शायर कहलवाते हैं। हमारा भी उनसे ताल्लुक़ कुछ इसी हवाले से रहा है। वो हमें उस्ताद कहते हैं। जब हमने उनसे अपनी परेशानी का जिक्र किया तो पहले तो बड़े नाराज़ हुए कि हम उनका इलाका छोड़कर जा रहे हैं। फिर सवाल किया, आखिर आपको इस घर में तकलीफ़ क्या है? असल बात तो बताने से रहे कि शिकायत हमें नहीं, हमारी बेगम साहिबा को है। पड़ोस की दोनों बेगमात उनसे ज़्यादा ज़बान दराज हैं, हमारी बेगम की उनके सामने एक नहीं चलती। बहरहाल हमने बहाना किया, मियाँ बारिश में छत टपकती है। बारिश कराची में होती ही कबर कितनी देर है? भाई सिर्फ यही बात नहीं है, हमें दफ्तर भी दूर पड़ता है। तो क्या दफ्तर के बराबर जाकर रहने का इरादा है? हम कुछ देर खामोश रहे, फिर बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि देखिए हजाजी साहब, असल में हमारा मालिक मकान बड़ा नकचड़ा है, वक्त पर किराया लेने ही नहीं आता और फिर कई माह का किराया जमा हो जाता है तो हमें परेशानी होती है। हजाजी साहब ने एक तहखाहा लगाया और बोले आपका मालिक मकान तो नकचड़ा है, हमारा मालिक मकान तो बदतमीज है, हर माह किराया लेने आ जाता था। वो तो भला वो भोले का भोला, वो मिनी बस वाला जिसके बस के पीछे वो शेर लिखा था, वो बड़ा खुश नसीब है जिसको ये अजीज है। सुनिए, वो बड़ा खुश नसीब है जिसको ये अजीज है।
इज्जत आनी जानी शय है, पैसा बड़ी चीज है। हाँ, तो बोले, उसके दोस्तों ने मिलकर उसे समझाया, देखिए शाह जी, आपका पैसा है, आपको मिलेगा, मगर रोज रोज हजाजी साहब को यूं तंग ना किया करो। एक दूसरे का ख्याल रखना हमारा फर्ज है, और वक्त का कोई भरोसा नहीं है। आज ये मकान आपका है, कल उनका हो सकता है। आज आप मिनी बस के ऊपर बैठ कर आए हैं, कल नीचे भी आ सकते हैं। हाँ, तो शाह जब बोले ने उन्हें इतने मुदल्लिल अंदाज में समझाया, अब वो हरमा नहीं आते, बल्कि जब आते हैं तो चुपके से आते हैं, हल्की फुल्की आवाज में गुजारिश करते हैं, जो मिलता है ले जाते हैं। मिनी बसों में तो बिल्कुल सफर नहीं करते। आप तो खुशकिस्मत हैं, खुशकिस्मत। अब हजाजी साहब को समझाने का हमारे पास सिर्फ एक ही हरवा रह गया था। हमने कहा, हजाजी साहब, मैं और आप दोनों अदीब और शायर, इस इलाके में हमारी बिल्कुल कदरदानी नहीं है। देखिए, मैं तो चाहता हूँ किसी ऐसे महल्ले में जा बसूँ जहाँ कदरशनास लोग हों, हमारे और हमारे अदब की कदरदानी करें। देखिए, मैं तो कहता हूँ आप भी इस इलाके से निकल जाएं। हजाजी साहब के लबों पर तफक्कुर भरा तबस्सुम नमूदार हुआ, आहिस्ता से बोले, भाई ऐसी भी बात नहीं है, हमारी तो बहुत कदर है इस इलाके में, और भाई जितनी आसाइशें यहाँ हैं वो शायद ही कहीं और मिल पाएं। अब देखिए ना उस्ताद, कई सालों से शाम की चाय अपने पैसों से नहीं पी, और फिर भोले के कहने पर शाहजी ने आना जाना छोड़ दिया। पप्पू इलेक्ट्रिशियन वाला रोज कुंडा चेक करने आता है, और चौधरी पानी वाला मुफ्त टैंकर पानी के डाल के जाता है, जबकि उसको तो सिर्फ 3 ही शेर लिख कर दिए थे। चौधरी कौन? अरे वही जिसके टैंकर पर वो शेर लिखवाया था, पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, नल में अगर आता नहीं तो टैंकर ले जाइए। तो उस्ताद, मेरा एक मशवरा आप मान लें कि अपने कलाम किसी बड़े उस्ताद को दिखलाया करें। हमने जज्बे से कहा, हजाजी साहब, आप इस वक्त मुझे शायरी पर नहीं, किराए के मकान को लेकर मशवरा दीजिए। हजाजी साहब ने अपने छोटे से सीने को फुलाया, बड़े से पेट पे हाथ फेरा, फारिगल बाद सर को दूसरे हाथ से खुजाया, उसका नाखून पजामे से साफ किया, अपनी गोल गोल आंखों को हटाकर बोले, ठीक है, आज शाम को आपका मसला हल हो जाएगा। हमने हैरान होकर पूछा, वो कैसे? अरे उस्ताद, वो अपना जावेद स्टेट एजेंट वाला है ना, अरे जिसकी दुकान पर वो शेर लिखवाया था, जुल्फे बरहम खरीद सकता हूँ, दीदाए तर खरीद सकता हूँ, मेरा अगर ये प्लाट बिक जाए तो मैं तेरा घर खरीद सकता हूँ, तो मैं आज शाम को उससे आपके घर ले आऊँगा। हमने अपने आदाब मेहमानदारी और बेगम के मिजाज को जहन में रखते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, उन्हें क्यों जहमत दीजिएगा, हम खुद शाम को उनकी दुकान पे चले जाएंगे। हजाजी साहब नाराज होकर बोले, देखिए उस्ताद मोहतरम, आपकी उसूल पसंदी अपनी जगह, हमारी भी कोई शान और शौकत है इस इलाके में, ऐसे क्यों मिलिया मेट करना चाहते हैं। हमने फौरन हथियार डाल दिए। शाम की चाय पर बेगम को बमुश्किल 2 प्याली चाय की तैयारी पर राजी करते हुए कुछ बैठक को झाड़ा पहुंचा ही था कि हजाजी साहब जावेद को हमारे हवाले करके ये कहते हुए रुखसत हुए, माफ़ कीजिएगा, हमें ज़रा सा काम आ गया है, वो भोले के मालिक ने 2 नई मिनी बसें खरीदी हैं। हजाजी साहब के जाने के बाद जावेद से कुछ तफसीली बात हुई। हमने उसे अपना मसला बताते हुए जोर दिया कि इलाका पुरअमन, पुरसुकून और पुरआसाइश होना चाहिए। थोड़ी देर सोच कर बोला, आपके लिए गुलशन ठीक रहेगा, वहाँ अक्सर शुरका रहते हैं और शायर और अदीब वहीं आबाद हैं। वहाँ चोरियाँ बहुत होती हैं। जावेद ने एक भरपूर नज़र हमारी बैठक पर डाली और पड़े हुए फर्नीचर से हमारी माली हैसियत का अंदाज़ा लगाकर ये कहते कहते रुक गया और धीमे से मुस्कुराकर पूछा, आपकी क्या तरजीह है? हमने दबे दबे लफ्ज़ों में कहा कि भाई डिफेंस का एरिया अगर मिल जाता तो कुछ मुनासिब हो जाता। उसने अंदाज़न जो किराया बताया, हम तो समझे थे कि सालाना है, मगर पता चला कि माहाना है और उसमें गैस, बिजली, पानी और सिक्योरिटी नहीं है। तो हमने वहीं बैठे बैठे डिफेंस में 100 बुराइयाँ निकाल दी। जावेद काफ़ी जहांदीदा आदमी था, मामलात की नज़ाकत को समझते हुए बोला, अच्छा देखिए, इलाकों से कुछ नहीं होता, इंसान खुद सही होना चाहिए और पड़ोस अच्छा होना चाहिए। कहते हैं अच्छे पड़ोसी करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों से बेहतर होते हैं और खुदा की एक नेमत तस्वर किए जाते हैं। मैं आपके लिए एक ऐसा घर तलाश करता हूँ जिसका किराया भी मुनासिब हो और पड़ोस भी अच्छा हो। हमारी बेगम
जो पर्दे के पीछे से गालिबन शुरू से ही सारी गुफ्तगू सुन रही थी, फौरन बोली, अजी सुनिए, ये साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पड़ोस अच्छा होना चाहिए। और ये कहकर पर्दे के पीछे से ही उन्होंने चाय की प्यालियां बढ़ा दी। जावेद के दलाइल से ज्यादा बेगम के इस अमल से हम कुछ कायल से हो गए और जावेद को घर ढूंढने की इजाज़त दे दी। जावेद ने जो घर दिखाया और वो जिस मोहल्ले में था, अगरचे काफ़ी गुंजान था मगर किराए की मुनासिबत से कुछ इत्मीनान बख्श मालूम होता था। जिस गली में मकान था, दूसरी गलियों की निस्बत कुछ साफ और पुरसुकून मालूम होती थी। मुतस्किरा मकान के बाएं जानिब वाले मकान पर मोहम्मद मिस्कीन कुरैशी की, जबकि दाएं जानिब वाले मकान पर दिलदार दहलवी की तख्ती को देखकर अच्छा महसूस हुआ। सामने वाली लाइन में एक काफ़ी हरा भरा घर चंबेली हाउस के नाम से मकीनों के ज़ौक़े सलीम को दाद दे रहा था। गली के नुक्कड़ पर मोहम्मद कलीम तरमिज़ी का मकान था, जबकि मुतस्किरा मकान के सामने वाले मकान पर अशरफ भाई चक्कू वाले का मकान था। साफ जाहिर था कि मोहल्ला शुरका और अदब नवाज किस्म के लोगों का है। अशरफ भाई चक्कू वाले यकीनन दहली सौदागरान के ताजिर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते होंगे और कलीम तरमिज़ी और दिलदार दहलवी यकीनन अदब नवाज किस्म के लोग लगते होंगे। कुछ देर के लिए हमारे जहन में एक मंजर उभरा कि हमने अपने नए घर पर शहरी नशिस्त की है और जिसमें कलीम तरमिज़ी अपनी दुख्तर शायरा के साथ आए हैं और अशरफ भाई चक्कू वाले ने जिसके अखराजात उठाए हैं और दिलदार दहलवी मोहम्मद मिस्कीन कुरैशी अपने अपने अहले खाना के साथ सामाइन में मौजूद हैं और चंबेली हाउस के मालिक कुर्सी सदारत पर विराजमान हैं। फिर क्या, हमने फ़ौरन जावेद को गले लगाया, मकान किराए पर लेने के लिए हामी भर ली, किराया भी अदा कर दिया। जावेद अपना कमीशन लेकर ये जा वो जा। खैर, हिजाजी के बोले और उसके दोस्तों ने मौजूदा घर से पुराना सामान नए घर में मुंतकिल कर दिया। जब ये तमाम काम मुकम्मल हो गए तो हमने महल्लेदारों से रुखसत ली। पड़ोस की दोनों बेगमात जो 1 माह से हमारे बेगम साहिबा से कता कलामी किए हुई थी, अब लपेट लिपट कर रो रही हैं और हमारी बेगम उनको चहक चहक कर अपने नए मोहल्ले और मकान और पड़ोसियों के बारे में बता रही थी। जी क्या बताऊं, इतने अदब नवाज किस्म के लोग हैं वहाँ पर, वगैरह वगैरह। नए घर जाने के लिए बेगम और बच्चों को जैसे ही लेकर गली में दाखिल हुए तो एक अजीब तूफान बदतमीजी देखा। मोहल्ले के सारे बच्चे गली में खेल रहे हैं। एक गदर का आलम है और वो गली जो दूसरी गलियों से कदरे साफ मालूम होती थी, गलाजत का ढेर लगी हुई है। बाद में मिस्कीन कुरैशी की अहले खाना के जरिए मालूम हुआ कि जब हम मकान देखने के लिए आए थे उस वक्त गली पुरसुकून होने की वजह वो वारदात थी जो अशरफ भाई चक्कू वाले ने दूसरे मोहल्ले के काउंसलर के भाई के साथ किया था। वो झगड़ा काउंसलर के भाई को चाकू लगने पे खत्म हुआ था। काउंसलर के भाई को करीबल मर्ग हालत में अस्पताल ले जाया गया था। अहले मोहल्ला और उनके बच्चे खौफ के मारे कई दिन तक घर से ना निकले। काउंसलर के भाई को करीबल मर्ग हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अहले मोहल्ला और बच्चे खौफ के मारे कई दिन तक घर से ना निकल सके। काउंसलर का भाई तो खैर से बच गया, मगर काउंसलर ने इंतकामी कार्रवाई करते हुए मोहल्ले का सारा कचरा गली में फेंकवाना शुरू कर दिया। वारदात को गुजरे कई दिन हो गए थे, काउंसलर का भाई भी बच गया था। इसकी वजह से मामूलात ज़िंदगी अपनी रफ्तार पर आ गई थी और उसी का नतीजा था कि गली में बच्चों का तूफान बदतमीज़ी मचा हुआ था, जो कि इस गली का रोज़ का मामूल था। भला वो जावेद एजेंट का जिसने हमें पुरसुकून दिलों में गली दिखाई। किस्मत का लिखा समझकर पहला दिन गुजारा। दोपहर को बेगम के कहने पर सौदा सर्फ लेने बाहर निकले। पहले पड़ोसी से मुलाकात हुई। जालीदार कुरैशी वाली टोपी, खशखशी डारी, गले में पान, 4 जेबों वाला सीना बंद जो खुला हुआ था, चेकदार तहबंद खुले हुए सीने में से फुटबॉल की तरह के पेट और चिकने सीने पर सूरज की किरणें बराह रास्त पड़ने से आंखों को चुंधिया रही थी। सलाम दुआ के बाद मालूम हुआ कि मौसूफ दिलदार दहलवी हैं। कहने लगे, और इस बीच दोपहरिया में कहाँ घूम रही हो, कुछ काम वाम नहीं करते क्या? हमने कहा, जी हम बैंक में काम करते हैं, मकान की मुंतकिली के लिए 1-2 रोज़ की छुट्टी ले रखी है। जब हमने उनका सवाल उन्हीं पर दोहराया तो कहने लगे, अब भाई हमारा काम तो शाम ही को शुरू होता है, दिन भर हम तैयारी करते हैं, फिर रात गए तक काम करते हैं। तफसीलात जानने पे मालूम हुआ कि मौसूफ मोहल्ले के नुक्कड़ पर जो बाजार है वहाँ कटाकट का टिहिया लगाते हैं।
हमारे अदबी अरमानों पर बहुत सी मिट्टी एक साथ पड़ गई। काफ़ी मर्तबा दोस्तों के साथ खटाखट खाने का इत्तेफाक हुआ है। अब हमें फ़िक्र ये लाहक हो गई कि हमारे अशार एक मखसूस बहर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। उस बहर का अंदाज़ा सिर्फ उन हजरात ही को हो सकता है कि जिन्होंने खटाखट बनाने वाले के बर्तनों की ताल की आवाज़ को खुद अपने कानों से सुना है। दिलदार दहलवी बैंक अकाउंट खुलवाने के तरीक़ेकार जानने के बाद ये कहते हुए रुखसत हुए कि एक आध रोज़ में दफ्तर हाजिर होंगे। शाम की चाय के वक्त फ़ज़ा में एक अजीब नाखुशगवार किस्म की भूख फैल गई। अजीब सी चुरान थी, समझ में नहीं आई कहाँ से आई। तफ्तीश करने पे मालूम हुआ कि ये चरान रोज़ाना इसी वक्त मिस्कीन कुरैशी के घर से आती है, जो कि पेशे के एतबार से कसाब हैं। रोज़ाना शाम की चाय के वक्त चर्बी को आग पर सुखाते हैं, नमक लगाकर चाय के साथ खाते हैं। हमारा चाय पीना दोहर हो गया। बेगम से एक छोटी इलायची मंगवाकर मुंह में रखी ही थी कि इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। मिस्कीन कुरैशी अपनी बेगम के साथ अपने नए पड़ोसियों यानी हमसे मिलने आए थे। गोश्त के 2 पहाड़ थे और गोश्त की बसांत के साथ एक प्लेट हाथ में पकड़े। प्लेट में सुखाई हुई चर्बी के कई टुकड़े थे। हमने कराहियत के साथ प्लेट उनके हाथ से लेकर एक कोने में रख दिया और उक्काई लेते हुए उनका शुक्रिया अदा किया। कुछ देर इधर उधर की और ज़्यादा देर बकरा, पीड़ी, कुमेले, बछिया, कट्टा, पाए, गुर्दा, कलेजी की बातें करते और सारा मगज चाट कर रुखसत हुए। अंधेरा फैलते फैलते फ़ज़ा में से वो बदबू गायब हो गई और कुछ देर में रात की रानी मोतिये की खुशबू ने माहौल को खुशगवार बना दिया था। मगर थोड़ी थोड़ी देर के बाद किसी न किसी कार की हॉर्न की आवाज़ सुनाई देने लगी। रात की रानी मोतिये की खुशबू ने जिस कदर माहौल को खुशगवार बनाया था, कारों के हॉर्न ने उसे उतना ही नागवार बना दिया था। बाहर निकलकर मामला जानने की कोशिश की तो पता चला कि चंबेली हाउस पूरे मोहल्ले का मरकज़ निगाह बना हुआ है और थोड़े थोड़े वक्फे के बाद कोई ना कोई मोटर कार आती है, 5-10 मिनट चंबेली हाउस के सामने रुकती है और फिर चली जाती है। इस तरह का रश कलीम तरमिज़ी के मकान के सामने भी मौजूद था। जानने पर मालूम हुआ कि अमराज मखसूसा की दवाएं यहाँ मिलती हैं और सट्टे के नंबर भी यहीं से जारी किए जाते हैं। शहरी निशिस्त की कुर्सी सदारत खुद हमारे ऊपर ही आ गिरी और कलीम तरमिज़ी की दुख्तर शायरा हमारे सीने पर चुड़ैल की सूरत सवार हो गई। निस्फ शब तक ये सिलसिला चलता रहा और फिर नींद का क्या है, कांटों पर भी आ ही जाती है, चुनाचे हम भी सो ही गए। सुबह सवेरे एक शोर व गुल होने के बाइस आंख खुली तो महसूस हुआ कि शोर जो है दिलदार दहलवी के घर से आ रहा है। सुबह सवेरे एक शोर व गुल होने के बाइस जब आंख खुली तो महसूस हुआ कि आवाज़ें दिलदार दहलवी के घर से आ रही हैं। पड़ोसियों के हुकूक का ख्याल करते हुए हम फ़ौरन वहाँ पहुँचे कि खुदा न ख्वास्ता कोई रहलत तो नहीं फरमा गया। जानने पर पता चला कि मौसूफ किसी बात पर नाराज़ हैं और बड़े साहबजादे को अपनी जानों पर लेटाए खूब तरह से मजरूब कर रहे हैं, जिस तरह शाम के वक्त कटाकट बनाया करते हैं। और वो नाहनजहार भी बेचारा कटे हुए बकरे की तरह डकरा रहा था, जैसे चोट जिस्म के उन हिस्सों पर लग रही हो जिनको मिलाकर कटाकट बनाया जाता है। हमारे मुंह से बिला इख्तियार हज्जाजी और जावेद के लिए मंजूम मुगलिज़ात निकलना शुरू हो गईं और बिलाखिर एक गज़ल की सूरत अख्तियार कर गईं। बहर वही कटाकट वाली थी। तो आगे की दास्तां होगी अगली निशिस्त में बयां। तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। शुक्रिया। नाजरीन, दास्तान गोई के रिवाइवल का जो सिलसिला 2005 से शुरू हुआ था वो अभी तक जारी है और आज का सेशन T2F की जानिब से इसी सिलसिले की काविश है। इन दोनों नौजवानों ने जिस तरह परफॉर्म किया कितना अच्छा था, ये फ़ैसला आप करेंगे। आपको ये बता दें कि जो स्क्रिप्ट उन्होंने मुंतखब किया वो शकीर जाफरी साहब का तहरीर करदा था। शुक्रिया।